नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2026 के लिए स्टैटिक जीके और जीएस का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं लेकर आया हूं, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अभी जो हाल में लेखपाल की परीक्षा संपन्न हुई, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न हमारे नोट से आए जो अन्य किसी कोचिंग में उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसा ही कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और लोअर पीसीएस की भी तैयारी हम करवा रहे हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और एग्ज़ाम तक आपको इतना बेहतरीन सुव्यवस्थित कंटेंट मिल जाएगा कि जो लेखपाल में छूट गया था वो भी आपको लोअर पीसीएस में नहीं छूटने वाला है, ये मेरा वादा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम स्टैटिक जीके जीएस का रिवीजन करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पर्यावरण एवं नगरीकरण से। ये यूपी पुलिस में भी टॉपिक है और यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी टॉपिक है। स्टैटिक जीके में आता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक दो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं, लेखपाल और लोअर पीसीएस में तो है ही। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था, जिसे छाता विधान भी कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, जो पर्यावरण संबंधी विवादों का तेजी से निपटारा करता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। अब इसका नाम रामगंगा पार्क हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। मार्च 2026 तक भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड है, जो 1973 में घोषित किया गया। 58वां या नवीनतम माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 9 टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। सबसे छोटा ओरंग टाइगर रिजर्व है, जो असम में है। यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे सीएफसीज को रोकने से संबंधित है। रामसर सम्मेलन की अगर बात करें तो यह 1971 में हुआ था। आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड से संरक्षण से संबंधित है। भारत में वर्तमान में कुल 99 रामसर स्थल हैं, यूपी में 12 हैं। और जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में लागू किया गया था, जिसमें शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम भारत में 1974 में पारित हुआ था। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम को 1981 में लागू किया गया था। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत में 2002 में पारित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। पेरिस समझौता 2015 के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य है। COP 28 का आयोजन 2023 में दुबई UAE में और COP 29 का आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में किया गया। भारत ने COP 26 ग्लासगो में घोषणा की थी कि वह 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये COP 26 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अमृत योजना अमृत 2015 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क का बुनियादी ढांचा तैयार करना है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के तहत भारत के 100 शहरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। स्मार्ट सिटी में बेसिकली क्या आता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है, बस स्टेशन है, तो इन सब पे क्या है, सुचारू रूप से लिफ्ट हो, स्वच्छ टॉयलेट हो, पानी की व्यवस्था हो, CCTV हो, शहर में जगह जगह पर टॉयलेट्स हों, तो ये स्मार्ट सिटी में आता है। सफाई हो, उचित ट्रैफिक व्यवस्था हो। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी।
वनों की कटाई रोकने के लिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 चलाया गया था, जिसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश गुजरात की प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर थी। अब हम बात कर लेते हैं मानवाधिकार की, ह्यूमन राइट्स की। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना भारत में 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यह एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं। वैधानिक संस्था वो होती है जो कानून बनाकर बनाई जाती है, और संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका जिक्र संविधान में होता है। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ जल, प्राइवेसी, ये सारे अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का गठन 2006 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक मानवाधिकार एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय लंदन में है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ था, जिसने एनएचआरसी अध्यक्ष के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत के अंत से संबंधित है, जो एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार जबरन श्रम पर रोक लगाता है, इसे बलात् श्रम भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 जो 24 है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने पर प्रतिबंधित करता है या प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो ये भी एक आपका वैधानिक निकाय है, इसका एक अधिनियम बना था, यानी कि कानून बनाकर इसकी स्थापना की गई। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों की, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर गार्डरिंग फोर्स की तैनाती बीएसएफ की होती है पाकिस्तान व बांग्लादेश सीमा पर, आईटीबीपी चीन सीमा पर, एसएसबी नेपाल व भूटान के लिए, असम राइफल्स म्यांमार की सीमा पर। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्थापना इसकी 1835 में हुई थी। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। एनएसजी अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन 1986 में हुआ। इन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। वीआईपी सुरक्षा व एंटी हाईजैकिंग के लिए ये जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी NCIIPC है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। NIA की अगर बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए किया गया। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए किया गया है। तो भारत में कहीं पर भी आतंकवाद की कोई घटना होती है तो उसकी जांच की नोडल एजेंसी कौन है, NIA है। रा यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। स्थापना 1968, 1962 और 1965 के युद्धों के बाद हुई थी। तो जो रा है ये धुरंधर वाला काम करती है। जो जितने भी विदेश में एजेंट होते हैं खुफिया, वो रा के अंडर ही काम करते हैं। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की घरेलू खुफिया एजेंसी है। स्थापना 1887 में होती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है।
सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह डीओपीटी के तहत आती है। अब सपा या एएफएसपीए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में पारित हुआ, जो आसान क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार देता है। तो काफी समय तक जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से में लगा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको हटाया गया या कम किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से खालिस्तानी आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाया गया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। रेड कॉरिडोर पूर्वी और मध्य भारत का वह क्षेत्र है जो सबसे अधिक नक्सल माओवादी विद्रोह से प्रभावित है। 2026 में भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया है, ऐसी घोषणा हुई है। 26/11 के हमलों के बाद तटीय सुरक्षा का जिम्मा भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में जो स्थापित हुआ उसको सौंपा गया। CISF 1969 देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा करता है। CRPF देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित हुआ था, जो मुख्य रूप से दंगे और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात होता है। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में पारित किया गया मुख्य आतंकवाद निरोधी कानून है। आतंकवाद से निपटने के लिए 2002 में पोटा लागू किया गया, जिसे 2004 में निरस्त कर दिया गया। मैककैलम समिति का संबंध वैश्विक आतंकवाद और खुफिया विफलताओं के अध्ययन से है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो NSG द्वारा 26/11 मुंबई हमले के दौरान ताज होटल में चलाया गया था। FATP फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 पेरिस में हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करती है। अब हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों की, और इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस और पेट एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहां से आते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन तिब्बत के बीच 1914 में खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में। तो जो मैकमोहन रेखा है उस समय भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई, लेकिन चीन ने बाद में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो अब ये भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में खींची गई। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश है, जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से है 106 किलोमीटर, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। पाक जलडमरू मध्य भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। डूरंड रेखा का निर्धारण सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा 1893 में किया गया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर एक भूमि विवाद था, जिसे भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर देकर सुलझाया। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर भारत का नेपाल के साथ सीमा विवाद है। सर क्रीक विवादित जल पट्टी भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता से इसमें हस्ताक्षर किए थे। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से विवाद चलता रहा है। कच्चा तीवू द्वीप का विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में है। 1974 में भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। सीपेक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के सिंजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ये विवादित पीओके से होकर गुजरता है। डोकलाम विवाद 2017 भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में हुआ एक सैन्य गतिरोध था। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ, इसके दौरान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था।
फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर खुली हुई थी, जिसे सुरक्षित करने के लिए भारत ने फ्री मूवमेंट रेजिम को रद्द कर दिया। भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 के युद्ध के बाद भारत, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। लाहौर घोषणा पत्र 1999 में आता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे शांति और परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए यूएन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और 7 अप्रैल को इसी कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व बैंक आईएमएफ का स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 2024 में स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना। ब्रिक्स में 2024 में 5 नए सदस्य जोड़े गए। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। 2023 में ईरान 9वां और 2024 में बेलारूस 10वां इसका स्थायी सदस्य बना। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारत इसका सदस्य नहीं है। बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का संगठन है। स्थापना 1997 में हुई, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। मुख्यालय जिनेवा में है। इसने गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान लिया था। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 2026 तक भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय रोम, इटली में है। इंपॉर्टेंट है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में होती है, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय संघाई, चीन में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। इसका मुख्यालय कालोंगरी, जिनेवा के पास में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वाड 4 लोकतांत्रिक देश हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। अब हम बात कर लेते हैं विमुद्रीकरण की, डिमोनेटाइजेशन और उसका प्रभाव की। भारत में ऐतिहासिक विमुद्रीकरण नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को किया गया था, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना, जाली नोटों को समाप्त करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में और स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1978 में मोरारजी देसाई सरकार में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार ने को किसी भी बैंक नोट को अमान्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव भारत में डिजिटल भुगतान में हुई भारी वृद्धि है। कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ चुके हैं। आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 19 मई 2023 को 2000 के नोट को भी चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी। 2016 की नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे। नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 के नए नोट का रंग स्टोन ग्रे और इसके पीछे लाल किले का चित्र अंकित है। 200 के नए नोट का रंग ब्राइट येलो है और इसके पीछे सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। 50 के नए नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू है और इसके पीछे कर्नाटक के हम्पी के रथ का चित्र छपा है। 100 रुपए के नोट का रंग लैवेंडर है और इसके पीछे गुजरात स्थित रानी की बाव का चित्र बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 विधेयक संख्या 122 के तहत लागू किया गया था। असम इसे पारित करने वाला पहला राज्य था। जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279A में है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। सितंबर 2025 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर के ढांचे को सरल बनाकर मुख्य रूप से 3 मुख्य स्लैब कर दी गई हैं। पहले 0, 5, 12, 18 और 28 हुआ करती थी। अब 5, 18 और 40 बची हैं। 0, 5, 18 और 40। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के डुअल जीएसटी, सीजीएसटी और केंद्र और एसजीएसटी राज्य मॉडल पर आधारित है। मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और बिजली को वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी परिषद एक संयुक्त मंच है जिसमें कुल 33 सदस्य केंद्र से 2 और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से 31 होते हैं। इसके निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। फ्रांस दुनिया का पहला देश था जिसने 1954 में अपने देश में जीएसटी प्रणाली को लागू किया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जीएसटी के तहत राज्यों के बीच 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। जीएसटी नेटवर्क एक गैर लाभकारी आईटी कंपनी है जो जीएसटी पोर्टल का तकनीकी ढांचा प्रदान करती है। जीएसटी पंजीकरण संख्या एक 15 अंकों का पैन आधारित अद्वितीय पहचान नंबर होता है। कर दरों में कमी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का गठन किया गया था। अब इसका विलय सीसीआई में हो गया है। भारत में जीएसटी को लागू करने का पहला सुझाव 2003 में विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं साइबर क्राइम की, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया था। फिशिंग का अर्थ होता है ईमेल या एसएमएस के माध्यम से बैंक की नकली वेबसाइट का लिंक भेजकर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी चुराना। भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल cybercrime.gov.in और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। पहले 155-260 हुआ करता था। हैकिंग क्या है? बिना अनुमति अनऑथराइज्ड तरीके से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटाबेस तक पहुंच बनाना। मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन होते हैं जिसे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। रैंसमवेयर क्या होते हैं? वह मेलवेयर जो कंप्यूटरों की फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए फिरौती की मांग करता है। एक उदाहरण है वानाक्राई। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? डीडॉस अटैक।
सर्वर पर इतने अधिक मात्रा में फेक ट्रैफिक भेज देना कि वह क्रैश हो जाए और असली यूजर्स के लिए ठप हो जाए। स्पूफिंग क्या है? कॉलर आईडी या ईमेल एड्रेस में हेरफेर करके किसी वैध संस्था, बैंक, कंपनी का रूप धारण करके डेटा चुराना। डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को बेहद भ्रामक और फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाना। बूडापेस्ट कन्वेंशन 2001 कंप्यूटर और इंटरनेट अपराधों, साइबर अपराध पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, हालांकि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। CERT इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भारत सरकार की साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जिसका स्थापना 2004 में हुई थी। IT एक्ट 2000 की धारा 66C इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पासवर्ड चुराने या पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है। IT एक्ट की धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करने पर लागू होती है। IT एक्ट 2000 की धारा 66F विशेष रूप से देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले साइबर आतंकवाद से संबंधित है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है। साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं पुरस्कार एवं सम्मान की, अवार्ड्स एवं ऑनर्स की। भारत रत्न 2024 में कई लोगों को दिया गया। देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 5 हस्तियों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PB नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, सभी को मरणोपरांत, और लाल कृष्ण आडवाणी को ये दिया गया। MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, को कृषि क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए संघर्ष के लिए प्रदान किया गया। साहित्य नोबेल 2025 हंगरी के लेखक लास्लो क्राजना होरकाई को उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। भौतिकी नोबेल 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोनेट और जॉन मार्टिनिस को, ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, को बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा जो जापान की हैं, उमर यागी अमेरिका और रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए प्रदान किया गया। चिकित्सा नोबेल 2025 मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेडरिक जे रैम्सडेल और सिमोन सागागुची का परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता और रेगुलेटरी टी कोशिकाओं की खोज के लिए प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अग्यून और पीटर हाविट को प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए जोएल मोकिल, फिलिप अग्यून और पीटर हार्विट को प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 में 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। 2025 में 2023 के लिए मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को ये दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 58वां 2023 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया था। 60वां पुरस्कार 2025-26 के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान तमिल कवि और गीतकार आर बैरामुथु को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बुकर एवं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो बुकर पुरस्कार 2025 में हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड इज़ले को उनके छठे उपन्यास फ्लेश के लिए प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में दिया गया है और यह पुरस्कार ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी और उनके ऐतिहासिक और मेटाफिक्शनल उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए उनकी अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें तो इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। 2024 में ये कर्मा फंटोसो भूटान की, गुएन थी नकोक फुआंग वियतनाम के सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल थीं। 2025 में भारतीय गैर सरकारी संगठन
एजुकेट गर्ल्स और इसकी संस्थापक सफीना हुसैन को लड़कियों की शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जीतने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। 2024 में 34वां प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को उनके उत्कृष्ट संस्कृत ग्रंथ स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। 2025 में 35वां सम्मान प्रसिद्ध बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो यह सम्मान केवल हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है और यह भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 33वां 2023 में प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए मिला है। 2024 में 34वां प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को बासी वेणु की डायरी के लिए चुना गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पहले इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर था और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 2024 में इस वर्ष ये सम्मान 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। 2025 में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। जो खेल पुरस्कार होते हैं वो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उस दिन दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। 2025 में तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स के लिए, प्रियंका एथलेटिक्स, नरेंद्र मुक्केबाजी, विदित गुजराती शतरंज, दिव्या देशमुख शतरंज, धनुष श्रीकांत बधिर शूटिंग, प्रणीत नायक जिम्नास्टिक, राजकुमार पाल हॉकी, सुरजीत कबड्डी और भी अन्य नाम हैं। 2024 में सुरुचि ज्योति याराजी एथलेटिक्स के लिए, अन्नू रानी एथलेटिक्स, नीतू मुक्केबाजी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, नवदीप पैरा एथलेटिक्स आदि। ऑस्कर पुरस्कारों की अगर बात करें तो ये सिनेमा के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2025 के 97वें पुरस्कार में 97, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार शान बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अनोरा ने जीता। 2026 98वां पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो 2025 में अमेरिकी लेखक पर्सिवल अवरेट को उनके उपन्यास जेम्स के लिए दिया गया है। 2026 में फिक्शन श्रेणी में अमेरिकी लेखक डेनियल क्रुश को उनके उपन्यास एंजल डाउन के लिए प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार की अगर बात करें तो 2025 में जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को बीजीय विश्लेषण में उनके काम के लिए दिया गया है। इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं एबेल पुरस्कार को। 2026 में जर्मन गणितज्ञ को मिला है गर्ड फॉलिंटिंग्स, इनका नाम है, अंक गणितीय ज्यामिति में उनके योगदान के लिए। ग्रैमी अवार्ड की अगर बात करें तो 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर के लिए गायिका बियॉन्से को उनके एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए दिया गया है। 2026 में रैपर बैड बनी को उनके एल्बम देबी तिरार मास फोटोज के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं देश राजधानी और मुद्राएं। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन या रेनवी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। म्यांमार की राजधानी नेपीडा है, मुद्रा क्यात है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी रुपया। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा रुफिया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा तोमान है, पहले रियाल थी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा न्यू सेकेले है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा है तुर्की लीरा। यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा है रिवेनविया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा यहाँ की सऊदी रियाल है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा यहाँ की मिस्री पाउंड है। दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया, केपटाउन, ब्लूमफॉन्टेन, मुद्रा रैंड है। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस
आयर्स है, मुद्रा पीसो है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, मुद्रा रियाल है। वेनेजुएला की राजधानी काराकश है, मुद्रा बोलीवर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वान है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डोंग है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवसों की। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सम्मान देने के लिए। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 1971 के रामसर सम्मेलन की याद में। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 73वें संविधान संशोधन लागू होने के उपलक्ष्य में। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की पहल पर UN द्वारा मान्यता प्राप्त। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान एवं खोजों की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 में कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान की थी। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन को इसका श्रेय दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा 1808 में प्रस्तुत किया गया था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी वेकरेल द्वारा खोजी गई। बाद में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने इस पर विस्तृत काम किया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन वाले टीके की खोज जोनास साल्क ने की और ओरल मुंह में दी जाने वाली ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था और यह दुनिया का पहला सफल टीका था। रक्त समूह ABO की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में की थी। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया था। विटामिन शब्द और खोज किसीमर फंक ने 1911-12 में की थी। एक्सरे की खोज जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोटजेन ने 1895 में की थी। सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रस्तुत किए गए थे। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। इसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। आदित्य L1 ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सूर्य मिशन है, जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है और ये अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। गगनयान ये इसरो का पहला प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ब्रह्मोस ये भारत, DRDO और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी पर रखा गया है। तो ये रहा आपका आज का कंटेंट, जिसमें आपने एक बड़ी संख्या में स्टैटिक जीके को कंप्लीट किया है, जिसमें पर्यावरण था, आपका मानवाधिकार था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन है आपका, उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स लेकर आया था, जो आप सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं और अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट है। एनटीपीसी में भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। और मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। रही बात हमारे इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, वहाँ पर मैसेज करके आप हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए और सभी चीज़ें आपको सुव्यवस्थित ढंग से हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे समय समय पर। लोअर पीसेस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से आपको बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और प्रोवाइड करवाते रहेंगे। लेखपाल में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया और स्टूडेंट्स को बहुत सारा लाभ हुआ जिससे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।